हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप लोग? खाना पीना हो गया? तो जैसा आपने देखा, हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष के भौगोलिक पहलू पे। और 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा भौगोलिक पहलू डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पहले ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। ए है जालौन, बी है आगरा, सी है हमीरपुर, डी है झांसी। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा। ठीक है, तो आगरा आपका यहाँ पे दिख रहा है, और जो आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग है वो ये है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चले अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग को क्या कहते हैं? बताइए। ए है विंध्य पठार कहते हैं, बी है सतपुड़ा पठार, सी है बघेलखंड, डी है बुंदेलखंड का पठार। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुंदेलखंड का पठार। तो ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। बताइए। ए है तराई क्षेत्र, बी है नीलगिरी पहाड़ी, सी है गंगा यमुना का मैदान, डी है बुंदेलखंड। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नीलगिरी पहाड़ी उत्तर प्रदेश में कहाँ आती है? ये नहीं आती है। ये तो आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की बाउंड्री पे आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए ध्यान से। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ठीक है, तो बताइए। ए है शिवालिक, बी है रुहेलखंड, सी है विंध्याचल, डी है बुंदेलखंड। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प में जो शैल निर्मित हुए थे उनसे निर्मित स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए ध्यान से। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का दक्षिण यही है। ठीक है, इसमें स्थित पठारी भाग की, यानी कि इस वाले क्षेत्र की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो ए है विंध्याचल, बी है सोनाकर, सी है बघेलखंड, डी है कैमूर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, सोनाकर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जीडी में, एमपीपीएस में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? बताइए। ए है मिर्जापुर सोनभद्र, बी है महोबा हमीरपुर, सी है बांदा चित्रकूट, डी है ललितपुर झांसी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है सोनाकर की एवं कैमूर की पहाड़ी श्रेणियां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, वो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, कहाँ से, यहां से लेके यहां तक का विस्तार कितना किलोमीटर है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ए है 850 किलोमीटर, बी है 750 किलोमीटर, सी है 650 किलोमीटर, डी है 700 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 650 किलोमीटर। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ जानकारियां यहाँ पे दी गई हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो आप थोड़े समय वीडियो को रोक के इसको पढ़िए। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 24 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आपका, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से लेके, ठीक है, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, यानी कि इस वाले रेखा की वैल्यू कितनी है? 23 डिग्री 52 मिनट, और इस वाली रेखा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट तक है। ठीक है, तो ये 74 डिग्री हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों?
डिग्री। जो अंतिम पॉइंट है आपका, कहाँ पे है अंतिम पॉइंट बताइए? बलिया, ठीक है। तो यहाँ से जो देशांतर रेखा खींची जाएगी तो ये होगी कितनी? 84 और 77 डिग्री 5 मिनट होगी ये वाली रेखा, ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टिकोण से। ये देखिए जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर 650 किलोमीटर दिया गया है और चौड़ाई 240 किलोमीटर एवरेज है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप वीडियो रोक के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तराई क्षेत्र में कौन सी कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, ठीक है। तो ए है चावल तथा गेहूं की, बी है धान तथा गन्ना की, सी है गन्ना तथा गेहूं की, डी है चावल तथा गन्ना की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? देखिए तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक मिलता है, पानी अधिक मिलता है, और गन्ना और गेहूं नहीं है, गन्ना और चावल, ठीक है। गन्ना और चावल के लिए पानी अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो तराई क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है चावल तथा गन्ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, गंगा यमुना की मैदानी प्रदेश में कहीं कहीं मिट्टी की गहराई लगभग कितने तक की है बताइए? तो ए है 3500 मीटर तक, बी है 3000 मीटर तक, सी है 4000 मीटर तक, डी है 4500 मीटर तक। तो दोस्तों इसमें अगर एवरेज गहराई की बात करें तो 4500 मीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बड़े एग्जामों में, तो पूछा जाए तो आप सतर्क रहें। निम्न में से कौन सी तहसील दक्षिण की पठारी प्रदेश के क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो बताइए, क्वेश्चन देख के ही इसका जवाब आपको पता चल रहा होगा कि दक्षिण का पठारी क्षेत्र में कब से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, राइट, कुछ ज्यादा ही ऊपर कर दिया ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें पढ़िए, देखिए ए है गाजियाबाद, बी है चकिया, सी है झांसी, डी है हमीरपुर। तो दोस्तों इसमें सीधे सीधे दिख रहा है गाजियाबाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो दक्षिण का पठारी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का ये है, ठीक है। तो आंसर स्पष्ट हो जाएगा। फिगर ऐड करने का मतलब यही है कि मैं लोकेशन ऐसे लोकेट कर पाऊँ, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी तैयार रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए क्या है। दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण का पठारी प्रदेश, इन क्षेत्रों से बहुत प्रश्न बन रहे हैं तो इनको विशेष कर पढ़िएगा, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है दोस्तों, तो बताइए, ए है लगभग 41,200 वर्ग किलोमीटर, बी है लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर, सी है 43,200 वर्ग किलोमीटर, डी है लगभग 44,200 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ भारत के बारे में दिया गया है, इसको भी देखते चलिए। अगर पूछ ले भारत का, ठीक है, कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है, तो भारत का 43% क्षेत्र मैदानी है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है, ठीक है। अगर कितना प्रतिशत पर्वत है, तो 29% पर्वत है, 28% पठारी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ भारत के दृष्टिकोण से मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 43% है मैदानी हिस्सा, 29% है पर्वतीय हिस्सा, 28% है पठारी हिस्सा। क्रम में लगाने के लिए आ जाए किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो मैदान में सर्वाधिक, फिर पर्वतों में, फिर पठारों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, गंगा यमुना के मैदान के किनारे उपभाग और किए जा सकते हैं, ठीक है। गंगा यमुना के मैदान के कितने उपभाग किए जा सकते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बनेगा, देखिए यूपी लेखपाल 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ए है 4, बी है 5, सी है 3, डी है 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? सिंपल सा जवाब है ए, ठीक है। यानी कि कितने उपभाग किए जा सकते हैं गंगा यमुना के मैदान का? 4, ठीक है। उन चारों को आप यहाँ पे मैंने डिटेल में ऐड कर रखा है, एक बार वीडियो रोक के ध्यान से पढ़िएगा, और नहीं तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो वहां से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा पढ़ के, ठीक है। आज हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए, बाकी चीजें हम क्लास में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो विंध्याचल, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा इसमें से पत्थर प्राप्त नहीं होता है, पूछ रहा है। तो चूने का पत्थर, डोलोमाइट, सी है संगमरमर का पत्थर, डी है बलुआ पत्थर। तो दोस्तों
एक्चुअल में जो विंध्याचल पर्वत है वो बलुआ पत्थर डोलोमाइट चूने के पत्थर से निर्मित है। तो संगमरमर की मात्रा नाम मात्र की पाई जाती है, तो इसमें ज्यादा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संगमरमर का पत्थर नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। निम्न में से कौन सा स्थान तराई प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए। ए है आगरा, बी है बहराइच, सी है पीलीभीत, डी है गोरखपुर। तो दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप मेरे जवाब देने से पहले ना अपना आंसर तैयार रखिए। ठीक है, वीडियो रोक के यहाँ तैयार रखिए या जैसे भी, क्योंकि देखिए आगरा यहाँ पे है और तराई क्षेत्र इधर को है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में बहराइच आ जाता है, पीलीभीत आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, गोरखपुर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े स्तर के एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो ए है बेलन नदी घाटी, बी है गंगा नदी घाटी, सी है लोहदा नाला क्षेत्र, डी है कोल्डिहामा। तो कोल्डिहामा बहुत फेमस है दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोल्डिहामा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यूपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है। पूरा पाषाणकालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है, बताइए। ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है इलाहाबाद, डी है इटावा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ पे है, आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नहर उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है, सराय नहर की बात हो रही है। ठीक है, किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है आपको ये बताना है। ए है इलाहाबाद, बी है एटा, सी है प्रतापगढ़, डी है जौनपुर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतापगढ़ से संबंधित है सराय नहर। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था इसको काफ़ी डिटेल में, जिन्होंने पढ़ा है जिनके दिमाग में होगा वो जरूर जवाब दे पाएंगे। तो देखिए आप 2016 की यूपीपीसीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। देखिए थकने वकने की आवश्यकता है नहीं, एग्जाम आपके सर पे है। ठीक है, तो अगर आप थकते हैं तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हैं आप। ठीक है, तो पानी लेके बैठिए, फुल्ली मोटिवेशन के साथ बैठिए और पूरा ध्यान से सेशन अटेंड कीजिए। ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप सीरियसली क्लास अटेंड कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई, बताइए। ए है एस आर राव, बी है यज्ञदत्त शर्मा, सी है एम जी मजुमदार, डी है प्रोफेसर जी आर शर्मा। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए ये प्रोफेसर जी आर शर्मा के निर्देशन में खुदाई हुई थी बेलन नदी घाटी की। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ से संबंधित है ये, अभी हमने देखा था प्रयागराज से, वर्तमान इलाहाबाद। ठीक है, वर्तमान प्रयागराज है और इलाहाबाद इसका प्राचीन नाम था, प्राचीन नहीं अभी 1-2-3 साल पहले। ठीक है कुछ ज्यादा ही प्राचीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस पुरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रखा है कितने एग्जामों में। ए है सराय नहर से, बी है कोल्डिहामा से, डी है लोहदा नाला क्षेत्र से, डी है चकिया से। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहदा नाला क्षेत्र से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है और बड़े एग्जाम में पूछ रखा है वो अलग बात है। आपसे पूछा जा रहा है राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताइए। चारों पढ़िए, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़। ठीक है, अब ये जो ऑप्शन है इसमें बताना है कितने जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में पूछा गया तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा, है ना। तो ए है केवल ए, बी है ए और बी, सी है ए और डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तीनों चारों। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन चारों जगहों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पढ़िए ध्यान से इस क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने पढ़ा रखा था, ठीक है, आपको अगर याद हो तो ऐसे कुछ ट्रायंगल बन रहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे मांडा था और यहाँ पे क्या था दोस्तों, मेरठ था। ठीक है,
और यहाँ पे दैमाबाद था अगर याद हो, और यहाँ पे क्या था बताइए 7000 BC पहले यहाँ पे गेहूं मिला था जिसका नाम था मेहरगढ़। ठीक है, वो चीज़ें हमने पढ़ रखी है। तो बताइए, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि मेरठ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पे मिला है, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, मेरठ से। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 23 देखें। उम्मीद है कि आपको सेशन फ्रूटफुल लग रहा होगा, है ना, तो बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था, बताइए। ए है सूसेन, बी है कौशल, सी है काशी, डी है अंग। तो देखिए अंगराजकर्ण दोस्तों कहाँ से संबंधित थे, बिहार प्रांत से। ठीक है, मगध के आसपास में अंग प्रांत था, और ये सूसेन, कौशल, काशी ये उत्तर प्रदेश के महाजनपद में सम्मिलित थे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अभी हम महाजनपदों के ऊपर आएंगे और भी क्वेश्चन लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, बताइए। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ए है सहारनपुर, बी है लखनऊ, सी है श्रावस्ती, डी है कौशाम्बी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सहारनपुर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसको पढ़िए एक बार ध्यान से। ऋषि पत्तन मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है, बताइए। ए है वाराणसी, बी है सहजनवा, सी है कुशीनगर, डी है सारनाथ। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना पहला स्पीच यहीं पे दिया था। ठीक है, तो ये है सारनाथ, और इसको ऋषि पत्तन या तो फिर डियर पार्क, जिसको मृगदाव के नाम से भी जानते थे, अभी उसको डियर पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के भूगोल का हिस्सा कितना प्रतिशत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, मैंने कोट बस नहीं किया है। ठीक है, तो ए है 7.33%, बी है 8.99%, सी है 9.02%, डी है दोस्तों 10.04%। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7.33%। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों, बताइए। यहाँ पे ये तो कुछ ज़्यादा ही सरल हो गया प्रश्न। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो सिंपली इसमें आपको पता ही होगा, चौथा स्थान है। ठीक है, और पहले पे कौन है, राजस्थान। ठीक है, दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो बताइए, ए है 4 राज्यों से, बी है 5, सी है 7, डी है 8। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 राज्यों से। ठीक है, और एक यूटी से, वो भी याद रखिए कौन सा यूटी है, दिल्ली। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे पॉइंट कोट कर रखा है, आप देख लीजिएगा मैप में। ठीक है, तो बिहार से भी बाउंड्री बनाता है, और बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है, गंडक। ठीक है, उसके बाद झारखंड किससे टच होता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से टच होता है, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान भी टच होता है, हरियाणा भी टच होता है, हिमाचल प्रदेश भी टच होता है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना है, जो सहारनपुर है, ठीक है, यह एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो इसके साथ बाउंड्री टच करती है हिमाचल प्रदेश से, छोटा सा। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड भी टच होता ही होता है, क्योंकि ये तो 2000 में 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलें इसको आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखें, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए है हमीरपुर, बी है हरदोई, सी है हाथरस, डी है हापुड़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, यानी कि हापुड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अगर ना पता हो तो कठिन है ना। तो ए है हमीरपुर, बी है सहारनपुर, सी है सोनभद्र, डी है लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, और कोट बस मैंने नहीं किया है। तो ए है बलरामपुर, बी है श्रावस्ती, सी है कुशीनगर, डी है लखीमपुर खीरी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुशीनगर बाउंड्री शेयर नहीं करता, बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी करते हैं। ठीक है, अभी हम अन्य के बारे में यहाँ पे देख लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से
जिले नेपाल के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन है, पीलीभीत, ठीक है, ये आपको पीला सा दिख रहा है पीलीभीत, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये है लखीमपुर खीरी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका बहराइच, ये ग्रीन वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है ये है श्रावस्ती। उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया बलरामपुर। उसके बाद बलरामपुर के बाद यहीं पे है सिद्धार्थनगर, और उसके बाद आपका महाराजगंज, यानी कि हमारा जिला, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद कर लेनी है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 32 देखें। उत्तर प्रदेश के कौन से जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, मैं जिले कह रहा हूँ, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, सीमा साझा करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हिंट दिया था आपको, ए है सोनभद्र, बी है सहारनपुर, सी है बलरामपुर, डी है मुजफ्फरपुर। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सहारनपुर है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 33 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए। तो ए है बलिया, बी है आजमगढ़, सी है बाराबंकी, डी है बस्ती। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि बलिया जिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप यहीं तुरंत याद करके आगे बढ़िए। अगर सबसे पूर्वी पूछा तो हमने क्या देख लिया, बलिया, ठीक है, बलिया। अगर सबसे पश्चिमी पूछा तो हो जाएगा दोस्तों शामली, ठीक है, याद रखिएगा। अगर सबसे उत्तरी पूछा तो हो जाएगा सहारनपुर, ठीक है। और उसके बाद अगर सबसे दक्षिणी पूछा तो हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, सोनभद्र जिले को छूता है। अब इसमें ऑप्शन पढ़िए तब पता चलेगा क्या पूछ रहा है। तो ए है 2 राज्यों की सीमा, बी है 3 राज्यों की सीमा, सी है 4 राज्यों की सीमा, डी है 5 राज्यों की सीमा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 राज्यों की सीमा, ठीक है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो हम मैप में अभी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपका टच होता है दोस्तों झारखंड, ठीक है। फिर यहाँ पे साइड से टच होता है कौन, बिहार, ठीक है। और नीचे से टच होता है छत्तीसगढ़, और साइड से टच होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप बिल्कुल काउंट कर पा रहे होंगे कितने हो रहे हैं, 4 राज्य, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 35 देखें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर से दक्षिण तक सही ढंग से व्यवस्थित हैं। ये क्वेश्चन ऐसे अगर बनते हैं तो इतना मान के चलिए आपको उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे व्यवस्थित ढंग से हैं उत्तर प्रदेश के जिले। तो जाहिर सी बात है, आप अगर यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम देते हैं तो ये पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस, इसमें मैं शांत बैठा हूँ, आप पढ़िए ध्यान से। उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, सिद्धार्थनगर सबसे पहले आपको उत्तर में देखने को मिलेगा। अगर आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे उत्तर प्रदेश के तो उसके बाद आपको सिद्धार्थनगर के बाद संत कबीर नगर देखने को मिलता है। उसके बाद अम्बेडकर नगर, और उसमें संत रविदास नगर बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सिद्धार्थनगर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, बताइए। यहाँ पे मैं दूसरी लाइन टच कर रहा हूँ। उसके बाद आपको देखना है संत कबीर नगर, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा दोस्तों, संत कबीर नगर। उसके बाद अगर इसमें और आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अम्बेडकर नगर, ठीक है। और यहाँ पे फिर से मिलेगा आपको संत रविदास नगर, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा संत रविदास नगर पहले किसके नाम से जाना जाता था, किस जिले के नाम से जाना जाता था, इसका नाम पहले कुछ और था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वीडियो रोक के आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 7 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं उनका नाम पूछता है एग्जाम में, वो भी याद कीजिएगा। बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सिर्फ सोनभद्र ही है जो इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ केवल सोनभद्र की बाउंड्री शेयर होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग कितने 11 है, ठीक है। तो इनको आप एक बारी देख लीजिएगा ध्यान से मैप में, और बिहार का भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश के बाउंड्री शेयर होते हैं उनको भी आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे काफ़ी इफर्ट करके ये नोट बना रखा है, तो आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने
आप अच्छा करें एग्जाम में, इसलिए मैंने इतना मेहनत किया आपके लिए, ठीक है। तो कर लीजिएगा, इसको क्विट मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो यही है बुंदेलखंड, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्षेत्र ले लिया, ये है बुंदेलखंड, ठीक है। तो इसमें ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के? तो 7 जिले, ठीक है। और कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, झांसी है और ललितपुर। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया जालौन, ठीक है। यहाँ पे साइड में बांदा दिख ही रहा है, उसके बाद ऊपर हमीरपुर दिख ही रहा है ना। महोबा यहाँ से साइड में दिख ही रहा है, ये ललितपुर दिख ही रहा है आपको, है ना। और ये झांसी हो गया। तो अब यहाँ पे आपने जब सब कुछ देख ही लिया तो बचा क्या, है ना। ऊपर से यहाँ पे चित्रकूट भी देख लीजिए, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, आपने तो देख ही लिया, तो याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। तो ए है शिवालिक, बी है विंध्याचल, सी है रोहेलखंड, डी है बुंदेलखंड। तो देखिए बुंदेलखंड कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें राइट आंसर बुंदेलखंड ही है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टान प्रणाली बुंदेलखंड की है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 38 देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। जहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मानसून स्ट्राइक करेगा वही तो क्षेत्र होगा, है ना। तो ए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये नहीं है, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो आपको आंसर पता चली गया है ना। मध्य क्षेत्र में मीडियम और उत्तरी उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उतना नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज अब आपको पता रहेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इसी किसी क्षेत्र में होगा। तो ए है बांदा, बी है मुरादाबाद, सी है गोरखपुर, डी है वाराणसी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एक कोऑपरेटिव लर्निंग चले, ठीक है। होता है ना, बायस लर्निंग नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है कि मैं भी साझा कर रहा हूँ, आप भी साझा करें, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ए है दोस्तों 6, बी है 7, सी है 9, डी है 11। तो देखिए ये डायरेक्ट आपसे फैक्ट ही पूछेगा, ठीक है। डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप याद रखिएगा कितने जलवायु क्षेत्र हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 9 जलवायु क्षेत्र, ठीक है। तो सारे जलवायु क्षेत्र को अलग अलग से नहीं देखना है, वो नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अब नदी, झील और आर्द्र भूमियां स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग नदियों की तरफ बहाइए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों? मैंने पढ़ा रखा है। ए है बिजनौर से, बी है मेरठ, सी है सहारनपुर, डी है जेपी नगर। और मैंने जिलों की दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? बिजनौर से, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने प्रदेश से होकर बहती है गंगा, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें, गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। आपको यहाँ पे क्या करना है, शहर का नाम और नदी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब मैच करके आपको बताना है कौन सा मिलान सही है और उसके हिसाब से कोड से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए, एक है बिठूर शहर है, बी गोरखपुर शहर है, सी जौनपुर शहर है, डी कौशाम्बी शहर है, ठीक है। और गंगा नदी है, राप्ती नदी है, गोमती नदी है, यमुना नदी है। तो आपको करेक्टली मिला के और कोड के सहारे जवाब देना है कि बिठूर में कौन सी नदी बहती है, गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है, और जौनपुर में कौन सी नदी बहती है, और कौशाम्बी में कौन सी नदी बहती है। देखिए, गोरखपुर में राप्ती तो मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप भूल गए होंगे तो आपकी गलती है, ठीक है। और जौनपुर संबंधित है गोमती से, याद रखिएगा। कौशाम्बी संबंधित है यमुना से, बिठूर संबंधित है गंगा से। यानी कि दोस्तों इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और आपका यहाँ पे क्या बनता है,
यहाँ पे रोल आपका ये है कि आप इन शहरों को कॉपी में लिखिए और नदियों का नाम लिखिए और उनको याद कर लीजिए। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 43 देखें। शहर दिया हुआ है और नदियों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब उनको मिलाना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखे थे हम, वैसा ही सेम है। तो चित्रकूट शहर है, जौनपुर शहर है, मथुरा शहर है, अयोध्या शहर है। ठीक है, और अयोध्या में कल कुछ भव्य कार्यक्रम होने वाले हैं। ठीक है, और जो आप कई दिनों से गाना सुन रहे हैं, राम आएंगे। ठीक है, तो कल राम जी की मूर्ति की स्थापना होगी वहाँ पे, तो याद रहे। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक नदी है, पहले पे यमुना, दूसरी है गोमती, तीसरी है सरयू और चौथी है मंदाकिनी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मिलाइए बताइए। देखिए, चित्रकूट जो संबंधित है ये मंदाकिनी से संबंधित है। ठीक है, तो अगर ए में 4 जहाँ पे दिख रहा हो वहां पे चले आइए। एलिमिनेट कैसे करते हैं देखिए, अब यहाँ पे ए, ठीक है, और ए में 4 दो जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, अब देखिए इनको तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए, अब ये दोनों हो नहीं सकते। फिर देखिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जौनपुर का गोमती के साथ संबंध। ठीक है, तो बी का दूसरा हो गया, यानी कि इस लाइन तक हम पहुंच गए। और जब दो लाइन मिल गई एकदम एग्जैक्टली और बाकी अन्य में वो लाइनें नहीं मिल रही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सारी नदियों को पढ़ लेंगे। ठीक है, कि सी का मिलान मथुरा से होके यमुना जाती है, आपको पता ही है कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे क्या क्या किए थे। ठीक है, गोपियों के साथ क्या किए थे। ठीक है, कपड़े चुराए थे, फिर गायें चराई। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं। ठीक है, और फिर अयोध्या सरयू से संबंधित है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या पता अयोध्या से कोरिलेट करके ये पूछ लिया जाए। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 44 देखें। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक तरफ शहर दिया हुआ है और एक तरफ क्या है, नदियाँ दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ नहीं है, यहाँ पे मिसमैच है, इसको थोड़ा सा वो कीजिएगा। यहाँ पे शहर नहीं है, शहर यहाँ पे है। ठीक है, और ये दोस्तों ताल है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप क्वेश्चन को पहले बना लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ताल, शहर को काटिए, इसको बनाइए ताल। ठीक है, उसके बाद नदी जहाँ पे है इसको क्या बनाना है, शहर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, ए है सुरहा ताल, बी है गोविंद वंश, इसको गोविंद वंश की जगह पे गोविंद सागर पंत कह सकते हैं या गोविंद पंत सागर कह सकते हैं। और सी है अलवार झील, डी है औंधी ताल। ठीक है, और 1 है बलिया, दूसरे पे है सोनभद्र, तीसरे पे है कौशाम्बी, चौथे पे है वाराणसी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने झील ताल पढ़ रखा है उत्तर प्रदेश का, तो आपको क्वेश्चन पता चल रहा होगा कि कितना ईजी है, अन्यथा ये कठिन है ना। तो देखिए, जो सुरहा ताल है वो बलिया से संबंधित है, बिल्कुल सही। उसके बाद सोनभद्र में है गोविंद पंत सागर। ठीक है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। उसके बाद अलवार झील कहाँ से संबंध रखता है दोस्तों, कौशाम्बी से। और औंधी ताल संबंध रखता है वाराणसी से। ठीक है, तो आपको सब सामने सामने मिल गया, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ रखा है तो क्वेश्चन इजी था, अन्यथा मुश्किल है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी कुंड निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं, बताइए। तो ए है गुड़गांव मथुरा से, बी है अयोध्या से, सी है महोबा से, डी है सुल्तानपुर से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि गुड़गांव मथुरा से संबंधित है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, ठीक है, ये कृष्णा के नाम पे ही है, मथुरा कृष्णा के लिए ही फेमस है। और एक मानसी कुंड भी है, उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो ए है गोरखपुर, बी है अयोध्या, सी है महोबा, डी है सुल्तानपुर। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि गोरखपुर से संबंधित है रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल। ठीक है, चलिए, एक रामगढ़ ताल आपको उत्तराखंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बारे में मैंने बता रखा है, वो भी याद रखिएगा। और उस ताल का एक अन्य नाम भी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है। झील दे रखा है और स्थान दे रखा है। ठीक है, अब इनका मिला के आपको सही से जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बखूबी रिवीजन हो जाएगा अगर आपने झील पढ़ रखा है। ठीक है, तो बखिरा झील है, उसके बाद करेला या फिर इतौजा झील है, नवाबगंज झील है और बड़ा ताल है। ठीक है, तो अगर आपको नवाबगंज पश्चिम बिहार पता होगा तो आपको पता ही चल रहा होगा इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है ना। तो सी का सीधे सीधे आमने सामने मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए, अगर मिल रहा है तो मिला लीजिए। उसके बाद बखिरा झील संत कबीर नगर से संबंधित है, ये भी मिला लीजिए।
इतौजा झील लखनऊ से संबंधित है, और बाड़ा ताल, ठीक है, कहाँ संबंधित है, शाहजहांपुर से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी बन रहा है, ठीक है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको याद कर लीजिएगा और जाके फिर से दोबारा से एक बारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अभी आपके पास समय है, ठीक है, उसका सदुपयोग कीजिए, फालतू का समय नुकसान मत कीजिए, पूरा कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक पढ़ें, ठीक है, रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, प्रयाग झील का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, बताइए। ए है गोंडा, बी है बहराइच, सी है गोरखपुर, डी है अमेठी। तो प्रयाग झील का संबंध दोस्तों बहराइच से है। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है प्रयाग झील, तो आपको भी पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, बताइए दोस्तों क्या है। देखिए, उम्मीद है कि अगर मैं नहीं थका हूँ बोल के पढ़ा के, तो आप भी नहीं थके होंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब दीजिए। ए है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, बी है बखिरा झील, सी है रामगढ़ ताल, डी है नवाबगंज झील। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील वल्लभ पंत सागर ही है। कहाँ पे है, सोनभद्र में है, ठीक है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, आज हिंट दे दे रहा हूँ, बताइएगा। और पहले पे कौन है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, वो भी बताइएगा, वो दक्षिण भारत में है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, रामसर स्थल दिया हुआ है जिसका नाम है सूर झील, इसका संबंध किस प्रदेश से है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सूर झील किस प्रदेश से संबंधित है जो एक रामसर स्थल है, तो बताइए। ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित रहता है घटना, ठीक है। मैक्सिमम कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कि पता चले कुछ और हो फिर भी आप उत्तर प्रदेश मार के आए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है और उसमें ऐसे प्रदेशों के नाम दे रखे हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है अपना ही प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है सूर्य झील। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सूर्य झील किस प्रदेश से संबंधित है, सॉरी किस जिले से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद आप ना थोड़ा सा इधर मैंने ऐड कर रखे हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, ठीक है। और सबसे पहले इसका गठन कब हुआ, 1971 में, ठीक है। और 1975 से ये लागू हुआ है। तो रामसर कन्वेंशन होता क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए, बाकी इस पेज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश के 10 यहाँ पे 9 ही दिख रहा है, ठीक है। वैसे 10 हो चुके हैं टोटल रामसर साइट उत्तर प्रदेश में। अभी होता क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद आप वीडियो रोक के और फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा सेशन, फ्रूटफुल रहा या फिर कैसा रहा, ठीक है। और नए होंगे तो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। चलिए, रामसर कन्वेंशन के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, होता क्या है, वेटलैंड जिसको हम बोलते हैं, आर्द्र भूमियाँ आपके आसपास देखे होंगे, तालाब पोखरे के कुछ हिस्सों में दलदली स्थान बन जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कुछ मेढक, कुछ छोटे मोटे पक्षियाँ या फिर कीड़े मकोड़े, ऐसी बहुत सारी जीव जाके वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो वही जब बड़े स्तर पे हो जाता है कोई वेटलैंड, तो वहाँ पे भी बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। और वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत फेवरेबल होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जिससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बिगड़ता, ठीक है। और अगर वेटलैंड समाप्त होते रहेंगे तो बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतु जो हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं, ठीक है, उसमें भागीदारी निभाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जगहों को संरक्षित करने के लिए 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पे एक पहल की गई, ठीक है, कि ऐसे स्थानों को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। ऐसे लोकेशन जो दलदली स्थान है, जहाँ पे बहुत सारे जीव निवास करते हैं, बहुत सारे घास की प्रजातियां उगती हैं, उन्हें संरक्षित किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो फिर वहाँ से निकल के आया रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दलदली भूमि या आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाता है और उनको लिस्टेड किया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है, ठीक है दोस्तों। और 1975 से जो रामसर कन्वेंशन के नियम कानून थे वो लागू हो गए, ये भी याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश के जो स्थान है, जैसे ऊपरी गंगा नदी है, इसको किसमें रामसर कन्वेंशन साइट में ऐड किया गया है, ठीक है, जो ब्रज घाट से संबंधित है। अब अभी जहाँ पे हैं आप लोग, ठीक है, तो यहीं पास में ये है ब्रज घाट, आपको पता ही है, ठीक है। तो वर्ष 2005 में उसको क्या मिला, एक प्रकार का टैग कि रामसर साइट्स है अब ये, और इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे इनके भी बारे में पढ़ लीजिएगा, जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है उसको भी 2019 में मिला हुआ है रामसर स्थल का दर्जा, ठीक है। तो ऐसे इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। और टोटल पूछे उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों, तो 2023 तक ये 10 थे, ठीक है। तो
इतना याद रखिएगा। बाकी आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये सब आप एक बारी वीडियो रोक के पढ़िएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जाइए आराम कीजिए, है ना। और रेस्ट करने के बाद फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बारी अभी देख लिया, एक बारी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। चलिए, इसमें हम आगे अन्य भी इसके पार्ट लाएंगे, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट मुझे लग नहीं रहा है कि हुआ है, ठीक है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से और भी प्रश्न बनेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल इतना मान के चलिए 70% आपका भौगोलिक दृष्टिकोण से आपने देख लिया, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट था हमने बात कर ही लिया है। अब चलिए, अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।